साथियों, सामाजिक न्याय की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी डॉक्टर अमित पाल। साथियों, आज हम बात करते हैं पूना पैक्ट पर, क्योंकि आज 25 सितंबर है और 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट, जो गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था, उस पर डॉक्टर बाबा साहब ने साइन किया था। और उसके ठीक दूसरे ही दिन 25 सितंबर को डॉक्टर बाबा साहब ने उस पूना पैक्ट का विरोध भी किया। साथियों, ऐसा क्या कारण रहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस समझौते पर एक दिन पहले साइन करते हैं, उसी समझौते के विरोध में दूसरे दिन अभियान चलाना शुरू कर देते हैं। साथियों, वो समझौता क्या था? पूना पैक्ट के दुष्परिणाम और परिणाम क्या हुए? वो उस समय जो अंदेशा था बाबा साहब को, शायद जिसकी वजह से पूना पैक्ट का विरोध डॉक्टर बाबा साहब ने करना शुरू किया, वो आज भी उनका अंदेशा आज साबित हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के ऊपर पूरे देश में अन्याय, अत्याचार, अमानवीय व्यवहार आज भी कायम है और लगातार उनका शोषण हो रहा है। भारत के 75-76 साल की आज़ादी के बाद भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी जो व्यवहार उनके साथ हो रहा है, वो कहीं न कहीं पूना पैक्ट की वजह से जो राजनीतिक परिवेश तैयार हुआ, वो कहीं न कहीं वो कारण है जिसका अंदेशा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय था। और इसी वजह से शायद उन्होंने उसका विरोध भी किया था। आइए जानने समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, अगर पूना पैक्ट के परिणामों के बारे में समझने की कोशिश करें तो पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत ज़रूरी होगा। पृष्ठभूमि क्या है? तो साथियों, एक वाक्य है, जब कांग्रेस के लीडर बाल गंगाधर तिलक हुआ करते थे, उन्होंने जब इस देश के अंदर एडल्ट फ्रेंचाइजी का कानून लागू होने वाला था, तो उन्होंने एक भाषण दिया। महाराष्ट्र का एक गांव है अथनी में उन्होंने एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा कि तेली तमोलिक कुंभटों को संसद में जाकर के क्या हल चलाना है। साथियों, उन्होंने ये भाषण क्यों दिया? क्या कारण रहा कि उनको ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ा? साथियों, इसकी तहकीकात में जाएंगे तो 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट, साउथ ब्यूरो कमीशन अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। साउथ ब्यूरो कमीशन जो था, वो भारत में रिप्रेजेंटेशन को कायम करने के लिए बनाया गया था। और उस साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज के, अपने वर्ग के लोगों के लिए रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, केवल शेड्यूल कास्ट के लिए तो बाबा साहब रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे थे। छत्रपति साहू महाराज की वजह से, उनके मार्गदर्शन से भास्कर राव जाधव भी, जो ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते थे, वो भी साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने ओबीसी के लोगों को भी विधिमंडल में पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन मिले, इसके लिए वो भी लड़ाई लड़ रहे थे। साथियों, साउथ ब्यूरो कमीशन करना क्या चाहता था?
अंग्रेजों ने उसको किस लिए बनाया? साउथ ब्यूरो कमीशन विधिमंडलों का गठन करना चाहता है। भारत में कानून बनाने वाली समितियां, जिसको आज की डेट में विधानसभा कहा जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, कानून बनाने वाली संस्था, उस संस्था में उनका ऐसा मानना था कि किसी एक विशेष जाति वर्ग के लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए, भारत में रहने वाली सभी कम्युनिटियों का उसमें प्रतिनिधित्व रहना चाहिए, जिससे सभी के अधिकारों के लिए वहाँ कानून बनाए जा सके। इतनी सी मांग थी और इसी को लेकर के भास्कर राव जाधव और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने वर्ग के लिए रिप्रेजेंटेशन की बात कर। साथियों, उसी को लेकर के, इन मांगों को लेकर के ही जब तिलक जी को ये लगा कि भारत में सभी वर्गों को रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है अगर साउथ ब्यूरो की समिति ये रिपोर्ट बनाती है और अंग्रेज इसको बहाल करते हैं और भास्कर राव जाधव और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को मानते हैं, इनको ये रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए। इसी मकसद से शायद बाल गंगाधर तिलक ने तेली, तमोली और कुनभटों को संसद में जाकर के क्या हल चलाना है ऐसा वक्तव्य दिया। साथियों, इतना ही नहीं, इसके और बैकग्राउंड में जाओगे तो साउथ ब्यूरो कमीशन के बाद इस देश में 1928 को साइमन कमीशन भी भारत आया और जब भारत में साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन का स्वागत करने वाले लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिन्होंने साइमन कमीशन का स्वागत किया और ओबीसी के भी लोगों ने साइमन कमीशन का स्वागत किया था। लखनऊ में ओबीसी के लीडर बड़े पैमाने पे शिवदयाल चौरसिया ने साइमन कमीशन का स्वागत किया था, लेकिन गांधी जी ने गो बैक साइमन का नारा दिया, क्योंकि उस समय साइमन कमीशन के समय बाल गंगाधर तिलक खत्म हो चुके थे और कांग्रेस की कमान गांधी जी के हाथ में थी। तो गांधी जी ने गो बैक साइमन का नारा दिया। गांधी जी बैरिस्टर थे और बैरिस्टर होने के नाते उनको समझ आता था, वो उसको डायरेक्ट विरोध न करके इस नाम से विरोध किए कि इस समिति में साउथ ब्यूरो कमीशन की रिपोर्ट का सर्वे करने जो साइमन कमीशन आ रहा है, विधिमंडलों में रिप्रेजेंटेशन का सर्वे करने जो आ रहा है साइमन कमीशन समिति, उसमें भारत के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। यह कह करके कांग्रेस और गांधी जी ने गो बैक साइमन का नारा दिया और इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ कि गो बैक साइमन के आंदोलन में लाला लाजपत राय की जान तक चली गई। साथियों, और गांधी जी ने और उस समय की कांग्रेसी मीडिया ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे हैं, उनको देशद्रोही की उपाधि देना शुरू कर दिया। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, मुझे आपके इन सर्टिफिकेटों की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी इतने सर्टिफिकेट हैं, मैं क्या हूँ मुझे पता है, मेरे लोगों को पता है।
और जैसे ही जो मेमोरेंडम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने साइमन कमीशन को दिया और वो जब पब्लिश हुआ और बड़े पैमाने पे ओबीसी एससी के लोगों तक ये जानकारी पहुंची कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मांगे रखी हैं उससे आने वाले समय में आज़ाद भारत में जो विधिमंडल तैयार होंगे उसमें सभी को बराबर भागीदारी मिलने वाली है। जब ये पब्लिक को पता चला तो गांधी जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देश का बड़ा शुभचिंतक, बड़ा हितैषी साबित करने का प्रयास किया। तब भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्टेटमेंट दिया कि मुझे आज भी आपके सर्टिफिकेटों की जरूरत नहीं है। साथियों, इस तरह से साइमन कमीशन की रिपोर्ट लागू होने से पहले इस गो बैक साइमन के आंदोलन को देखते हुए अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि जो सर्वे रिपोर्ट साइमन कमीशन देगा उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले हम कांग्रेस के लोगों की राय लेंगे। और उसी के तहत 1931 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें गांधी जी को आमंत्रित किया गया, लेकिन गांधी जी उस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने के साथ साथ बहुत से लोग उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। जब गांधी जी नहीं गए तो वहाँ जो मांगे थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, वो मांगी गई। उसमें जो मांगे थी, जो मान्य हुई, उनको देखते हुए जब कांग्रेस का कोई प्रेजेंटेशन वहाँ नहीं उपस्थित हुआ, प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ, तो दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उसमें कहा गया कि इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अपना प्रतिनिधि भेजे। अगर नहीं भेजता है तो जो यहाँ से मेमोरेंडम पास होगा उसे लागू कर दिया जाएगा। तब बिना बुलाए दूसरी बार सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए और गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच टॉक हुआ। उसमें गांधी जी निरुत्तर हुए और डॉक्टर बाबा साहब की 4 प्रमुख मांगे वहां मानी गई। उनमें जो सबसे प्रमुख मांगे थी, प्रौढ़ मताधिकार, सेपरेट इलेक्टोरेट, रिजर्व सुरक्षित सीट और 2 बार वोट देने का अधिकार। साथियों, इसके क्या परिणाम आने वाले थे, इसका अंदेशा गांधी जी को हुआ और गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से बाहर आते ही पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, मैं अपने जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये इन मांगों को भारत में लागू होने नहीं दूंगा। जैसे ये खबर भारत में आई, क्योंकि अंग्रेजों का राज था लंदन में भी, यहाँ भी गांधी जी के आते ही एयरपोर्ट से ही गांधी जी को जेल भेज दिया गया और अरबदा जेल में डॉक्टर अम्बेडकर ने
जो मांगे अंग्रेज़ों से पास कराई थी, उसको सर्वोटेज करने के लिए गांधी जी ने जेल में ही आमरण अनशन करने की धमकी दी और उपवास पे चले गए। उपवास में जाने के बाद डॉक्टर बाबा साहब को मजबूर किया गया। मजबूर क्यों किया गया, मैं इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक स्टेट्स ऑफ माइनॉरिटी मेमोरेंडम जो दिया था, स्टेट्स ऑफ माइनॉरिटी मेमोरेंडम जो अंग्रेजों को दिया, उसमें उन्होंने खुद लिखा, उन्होंने लिखा, मैंने स्वेच्छा से पूना पैक्ट पर साइन नहीं किया। पूना पैक्ट एक शरारतपूर्ण धोखाधड़ी है। मैंने इसे स्वीकार क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने दबाव बनाने वाला जो उपवास किया, उसकी वजह से मैंने साइन किया। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दूसरे ही दिन अर्थात 25 सितंबर को एक पब्लिक मीटिंग बुला करके पूना पैक्ट का विरोध किया, क्योंकि उस पूना पैक्ट समझौते में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लंदन से सेकेंड राउंड टेबल में जीत करके आए थे, डबल वोट का अधिकार और सेपरेट इलेक्ट्रोड, उसको ख़त्म कर दिया गया। उस जगह पर जॉइंट इलेक्ट्रोड लागू कर दिया गया। और जॉइंट इलेक्ट्रोड के बारे में डॉक्टर बाबा साहब की जो आशंका थी, उन्होंने अपने वॉल्यूम में लिख करके रखा। मैं ये सब बातें जो बोल रहा हूँ, ये अध्ययन करने के बाद बोल रहा हूँ। बहुत सा लिटरेचर है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं लिखा है, और बहुत सा लिटरेचर है जो अन्य थिंकरों ने लिखा है। सोशल मीडिया पर भी बहुत सी पूना पैक्ट के ऊपर आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत से प्रबोधनकर्ताओं को, बहुत से अम्बेडकरवादी लोगों की स्पीचें मिल जाएंगी, जिन्होंने विद फुल एविडेंस के साथ, सारे साक्ष्यों के साथ ये बातें कही हैं। मैंने भी अध्ययन किया काफ़ी लिटरेचर से, सोशल मीडिया से, उसके आधार पर बता रहा हूँ। बाबा साहब ने लिख करके अपने वॉल्यूम में रखा कि पूना पैक्ट की वजह से राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो SC ST में तैयार होगा, वो अपनी भाषा में लिखते हैं, वो राजनीतिक प्रतिनिधि टूल, स्टूल और एजेंट साबित होंगे। अब आप समझ सकते हैं टूल, स्टूल और एजेंट का हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या होता है? देहाती भाषा में, हिंदी भाषा में अगर इसका अनुवाद किया जाए तो दलाल और भड़ुआ होता है। डॉक्टर बाबा साहब ऐसा मानते थे कि ज्वाइंट इलेक्ट्रोड से जो SC ST के अंदर राजनीतिक प्रतिनिधित्व कायम होगा, वो एज ए दलाल, एज ए एजेंट के रूप में काम करेगा। किसका एजेंट? किसका एजेंट? तो जो टिकट देने वाला होगा, जो वोट देने वाला होगा, उसका केवल एजेंट के तौर पे काम करेगा, समाज का कोई काम नहीं करेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसीलिए सेपरेट इलेक्ट्रोड चाहते थे और डबल वोट का अधिकार। सेपरेट इलेक्ट्रोड क्या है और डबल वोट का अधिकार क्यों होना चाहिए? इस देश के अंदर कुछ गुमराह करने वाले लोग डबल वोट का अधिकार अनुसूचित जाति को नहीं होना चाहिए, इसका समर्थन करते हैं। लेकिन इस देश के अंदर छानबीन करो तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो डबल ही नहीं,
3 बार विधि मंडल के चुनाव में वोट देने का अधिकार है जिनको। जैसे एक जो असेंबली चुनाव है विधानसभा का, सपोज करिए हम जिस विधानसभा में रहते हैं, हम उस विधानसभा का जब आम चुनाव होता है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, किसी भी स्टेट का, तो उस विधानसभा के असेंबली के चुनाव में हम वोट करते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र और तो होता है शिक्षक स्नातक का। शिक्षक एमएलसी का जो चुनाव होता है उसमें भी जो शिक्षक वर्ग है वो फिर वोट देने का काम करता है। उसने एक बार अपनी विधानसभा का विधायक चुनने के लिए वोट किया और दूसरी बार शिक्षक स्नातक क्षेत्र का जो कई जिलों को मिला करके है उस शिक्षा एमएलसी का भी चुनाव होता है, उसमें भी वोट करने का काम करता है। एक स्नातक एमएलसी का चुनाव होता है, उसमें जो शिक्षक भी नहीं है लेकिन स्नातक है, वो वोट देने का काम करता है। तो इस तरह से जो शिक्षक है और स्नातक है उसको 3 बार वोट देने का अधिकार मिला। एक आम चुनाव विधानसभा का, दूसरा शिक्षक एमएलसी, एक स्नातक एमएलसी। इसी तरह से बाबा साहब चाहते थे कि एससी की जो रिजर्व सीट हो उसमें एससी को ही बस वोट देने का अधिकार हो, तो एक वोट से वो अपना विधायक चुनेगा उस सुरक्षित सीट का और एक बार वोट दे करके वह आम चुनाव में अपना विधायक चुनेगा। इससे क्या होता? इससे ये होता कि जब एससी कैंडिडेट को चुनने का अधिकार केवल एससी वर्ग को होता तो उससे उस वर्ग का सही रिप्रेजेंटेशन चुन करके जाता जो उसी समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ता, अन्याय अत्याचार के विरोध में खड़ा होता। उसको उस वर्ग के पास जाने की, उस वर्ग की चमचागिरी करने की कोई जरूरत नहीं होती जो पूना पैक्ट की वजह से जिस वर्ग की वो चम्मचगिरी करने में लगा रहता। इसलिए साथियों पूना पैक्ट का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयोग करके दिखाया। उन्होंने भारत 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में ज्वाइंट इंटरप्टोट लागू हो गया पूना पैक्ट की वजह से, और डॉक्टर बाबा साहब ने अपनी पार्टी से पूरे देश में चुनाव लड़ा और खुद लड़े चुनाव, और पूरे देश में बाबा साहब की पार्टी, यहां तक कि बाबा साहब स्वयं कांग्रेस के कैंडिडेटों के सामने हार गए। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट इलेक्टोरेट से जो शेड्यूल कास्ट के वोटर नहीं थे उन्होंने उसी को वोट किया जो उनका अच्छा चम्मच, अच्छा दलाल हो सकता था, जो सही मायने पर शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव करने वाला कैंडिडेट था, उसको उन्होंने चुनाव जीतने नहीं दिया। और इसके चुनाव परिणाम के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1952 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की एक बड़ी मीटिंग बुलाई कार्य समिति की, और उस कार्य समिति में रेजुलेशन पास किया। और उस रेजुलेशन में क्या पास किया? उन्होंने कहा भारत में जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जिसकी वजह से
ज्वाइंट इलेक्ट्रोड से शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, वो रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। और उस खत्म करने की लड़ाई को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मरते दम तक लड़ते रहे। शर्म आती है आज के उन पॉलिटिकल लीडरों पर जो डॉक्टर बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब की विचारधारा के अनुयायी अपने को बताते हैं। वो वास्तव में अनुयायी नहीं, भगत हो सकते हैं, क्योंकि अनुयायी वही होता है जो डॉक्टर बाबा साहब की विचारों को, जो डॉक्टर बाबा साहब के अधूरे कार्य को पूरा करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाता है। साथियों, इस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन भी किया और धर्म परिवर्तन के बाद भी उसमें भी उन्होंने यही बात कही कि पूना पैक्ट की वजह से समाज में सही रिप्रेजेंटेशन नहीं जा रहा है। इसको खत्म करके पूना पैक्ट की शर्तों को खत्म किया जाए। साथियों, एक बात समझा करके अपनी बात को यहीं से खत्म करूंगा। साथियों, हम लोग जब कोई जमीन का सौदा करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, तो एक डीड तैयार की जाती है दो पार्टियों के बीच में, एक खरीदार के बीच में और एक विक्रेता के बीच में। उस डीड में विक्रेता जो जमीन बेच रहा होता है, डीड तैयार होती है, उसमें लिखा जाता है, मैं अपने पूरे होशो हवास से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी नशा किए हुए, स्वयं की स्वेच्छा से पूरे होशो हवास के साथ इतने रुपए में यह जमीन फला व्यक्ति को बेच रहा हूं। यह सरकारी रिकॉर्डों में अपना नाम दर्ज करा लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तब वो डीड सही मानी जाती है, तब वो बैनामा जमीन का सही माना जाता है। वही डीड यहाँ गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच हुई। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं अपने मेमोरेंडम में कि यह पूना पैक्ट एक शरारतपूर्ण धोखेबाजी है। मैंने इसे स्वीकार क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया और बड़ा उपवास किया, जिसकी वजह से, उस दबाव की वजह से मुझे उस पर साइन करना पड़ा। तो इससे साबित होता है कि डॉक्टर बाबा साहब के ऊपर दबाव, प्रेशर बना करके ये पूना पैक्ट थोपा गया, जिसका आज भी हमारा समाज खामियाजा भुगत रहा है। और अगर हम अच्छे सच्चे अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनके सच्चे अनुयायी हैं, तो हमें इस कलंक को भूलना होगा, इस पूना पैक्ट से बाहर निकलना होगा और समाज के सही रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़नी होगी। आप लोग ऐसा जनमत तैयार करने में, बाबा साहब की इन बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी श्रम शक्ति, हुनर, बुद्धि का प्रयोग करेंगे। इस आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी यहीं से बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय समाजवाद।